हेलो फ्रेंड्स, KCC यानी केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में छठ महापर्व समाप्त हुआ है और आप सब छुट्टी को छोड़ के एक बार फिर से अपनी तैयारी में जुड़ेंगे और हम आपसे ये भी आशा किए थे कि लगातार आप छुट्टी में भी यानी कोई पर्व में भी, जैसे कि छठ बहुत बड़ा पर्व था, महापर्व था बिहार के लिए और यूपी के लिए, एक्चुअली में पूरे भारत के लिए है। तो आपसे यही हम आशा और गुंजाइश किए थे कि कुछ भी हो, चाहे तो घर में रहें या चाहे तो आपने रूम पर रहें या चाहे तो जहां भी रहें, आप अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आपके लिए कितना यूजेबल जॉब है और क्या है इसकी हकीकत आप भी जानते हैं। तो आप अपने तैयारी को ऐसे सिचुएशन में भी बरकरार रखने का कोशिश करेंगे। हम हर सेट में आपको ये बताने का कोशिश करते हैं कि आप ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस बिहार एसएससी का सप्ताह में 2 से 3 ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बार बार कहते हैं कि कभी कभी अच्छे स्टूडेंट का भी ऐसा होता है कि रंगने में, जो रंगने के लिए ब्लैंक दिया जाता है, गोला भरने के लिए दिया जाता है, उसमें भी कभी कभी गलतियां हो जाता है और कभी कभी खास गलती ऐसे हो जाता है कि रोल नंबर तक गलती हो जाता है। एक दो गो अगर आंसर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोल नंबर तक गलत हो जाता है, पूरा का पूरा धारा का धारा रह जाता है, पूरा तैयारी चौपट हो जाता है। तो ऐसे में आप हर सप्ताह में 2 से 3 सेट प्रैक्टिस कम से कम समय निकाल के देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कोई साधारण तो आपको ये जॉब है नहीं, बिहार सचिवालय का आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका। अतः हम हर सेट प्रैक्टिस में आपको ये बताने का कोशिश करते हैं, आप इसको फॉलो करेंगे निश्चित तौर पर अच्छा होगा। हम आपको जो भी सेट प्रैक्टिस देने का कोशिश कर रहे हैं या प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड करके देने का कोशिश करते हैं या ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो भी अभी एग्जाम का चल रहा है वो देने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। फ्रेंड्स, एक बात का रिक्वेस्ट और हम आप करना चाहेंगे कि आप जितना प्यार KCC को आप दे रहे हैं और इसका परिवार का सदस्य बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे सेट प्रैक्टिस, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज भी जीके कराने का एक कोशिश हमारा रहेगा और आप तक पहुंचाने का कोशिश रहेगा। अगर आपका प्यार हमारे साथ बरकरार रहा तो जिस प्रकार से आप प्यार दिखा रहे हैं उस प्रकार से प्यार और दिखाइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को देख के जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि आपको क्या कमी नज़र आया, हम उस पर सुधार करने का पूरा कोशिश करेंगे। क्लियर है? हालांकि पिछला सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो था उसमें क्वेश्चन था अटॉर्नी जनरल को लेके, और कोई सुनील कुमार नाम के एक मैसेज उन्होंने किया था कि वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं था, उसका ऑप्शन एक्चुअली में गलत था। हम के वेणुगोपालन उसका आंसर जो ऑप्शन के अनुसार मरवा दिए थे, जो कि के वेणुगोपालन पूर्व में थे। अभी वर्तमान समय में जो आपका अटॉर्नी जनरल है उसको सर्च करके आप देख लेंगे। क्लियर है? इसके पहले जो थे हम वही मरवा दिए थे, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ पे हुआ था, तो उसको सुधार कर लेंगे। बाकी का सेट प्रैक्टिस हम जो दे रहे हैं, आप लगातार अगर सुनने का कोशिश करेंगे या देखने का प्रयास करेंगे और एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। चलिए हम देखते हैं अगला सेट प्रैक्टिस, सेट नंबर 4 कर्मचारी चयन आयोग का 3rd CGL का जीके और साइंस का। चूंकि हम आपको पहले ही कह चुके हैं 75 क्वेश्चन जीके और साइंस का हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज का देखते हैं सेट में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? क्वेश्चन कई बार हम दे चुके हैं। क्लियर? चाहे तो वह टॉप 20 ट्रेंडिंग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का हो या 25 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का, हम कई सेट प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन दे चुके हैं आपको, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है। क्लियर? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि या उपर्युक्त में से सभी। तो हम बताए हैं कि उत्पाद विधि के द्वारा भी, व्यय विधि के द्वारा भी और आय विधि के द्वारा, तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है भारत में। क्लियर है? राष्ट्रीय आय की संकल्पना सबसे पहले जो शुरुआत की थी 1867 से 68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? पहला आकलन, उस समय
भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति था। ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो किए थे वो BKRB राव के द्वारा 1931 से 32 ईस्वी में किया गया था। BKRB राव के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। यही कारण है कि BKRB राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता या जनक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि उत्पाद विधि के द्वारा जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा अवलोकन करते चलेंगे। वस्तु सेवा विधि भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम दिया जाता है मूल्यवर्धित पद्धति। मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है। इसके अंतर्गत उत्पाद विधि के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो इसके अंतर्गत रखा जाता है कृषि को, वानिकी को, पशुपालन को, खनन को, उद्योग क्षेत्र इत्यादि को रखा जाता है। क्लियर है। तो इन तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आय का संकल्पना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद दे दिया गया है। अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में या अनुच्छेद 167 में था। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। क्लियर। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना करना और उसकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है। अब देखेंगे विधान परिषद भारत के कुल कितने राज्यों में वर्तमान समय में स्थित है। तो वर्तमान समय में विधान परिषद जो है वो 6 राज्य में है। क्लियर। 6 राज्य में है। वो है बिहार, यूपी, इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य है। तो ये कुल 6 राज्य में अभी विधान परिषद और विधानसभा दोनों कार्यरत हैं, जबकि 2 और राज्य जहां प्रस्तावित है विधान परिषद। प्रस्तावित कौन कौन सा राज्य में है? तो असम और ओडिशा में। असम एवं ओडिशा राज्य में विधान परिषद प्रस्तावित है संसद के द्वारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन नंबर 1 में है महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य निर्वाचन आयोग। कौन है जो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को अपना कानूनी परामर्श देता है? आपका आंसर होना चाहिए एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी में महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, जबकि महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, वो केंद्र सरकार के कानूनी परामर्शदात्री के रूप में शामिल किया जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? आपका ऑप्शन है कानपुर, राजमुंदरी, कोयम्बटूर या पुणे। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? आपका आंसर है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या थाइमस। आपका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। और एक याद और रखेंगे एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों जो होता है रजोनिवृत्ति के पश्चात हार्मोन उत्पादन होना समाप्त हो जाता है।
रजोनिवृत्ति कहा जाता है कि जब मेनोपॉज, इसका अंग्रेजी होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है कि जब स्त्रियों में एमसी की अवधि समाप्त हो जाती है स्थायी रूप से, एक स्टेज होता है 50 से 55 साल के बाद रजोनिवृत्ति स्थिति हो जाती है, यानी मेनोपॉज की अवस्था हो जाती है जिसमें एमसी स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है महिलाओं में, उसे ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है। और जब रजोनिवृत्ति होती है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का उत्पादन शरीर में समाप्त हो जाता है, यानी इसका रिलीज नहीं होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है सरकारिया आयोग की सिफारिश किससे संबंधित है? ऑप्शन है राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों से, केंद्र और राज्य के परस्पर संबंधों से, या कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य संबंध से। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित होता है। अब देखेंगे कि इनकी अगुवाई में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने के लिए 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। यह सरकारिया आयोग जो था अपनी रिपोर्ट 5 साल के बाद 1988 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सरकारिया रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1988 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जबकि इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद किससे बनती है? आपका ऑप्शन है लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, कि ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद बनकर तैयार होती है। भारतीय संसद की अगर बात करेंगे तो भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद की अगर चर्चा करेंगे भाग 5 में तो अनुच्छेद 79 से 122 तक की चर्चा संसद के लिए किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितनी होती है? ध्यान देंगे, आपको एक बात और समझाना चाहेंगे कि जब कभी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो तो आप जनगणना निश्चित तौर पर देख के जाएं। जनगणना से 2-3 सवाल निश्चित तौर पर खास करके बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे तो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे तो बीपीएससी का एग्जाम हो, जनगणना से निश्चित तौर पर 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। अतः जनगणना से क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखेंगे। खुद भी एनालिसिस करते समय थोड़ा सा जनगणना से अगर क्वेश्चन आए तो एक बार अवलोकन जरूर जनगणना का कर लेंगे। वैसे भी 1 पेज का काम है, वो देख लेंगे तो हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितनी होती है? कार्य सहभागिता दर, तो कुल कार्य सहभागिता दर की अगर बात करें तो देश में 39 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर 1 में 62.7%, 40%, 40.2% या 39.8%। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 39.8% भारत देश की कुल कार्य सहभागिता दर है। क्लियर? अगर इसमें स्पेशली अगर महिला का पूछेंगे, महिला का कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो आपका आंसर होगा 25.6% महिलाओं का सभी कार्य सहभागिता दर है। जबकि पुरुषों की अगर बात करेंगे, पुरुष की अगर बात करेंगे कार्य सहभागिता दर का, तो आपका होगा 53.3% कार्य सहभागिता दर महिलाओं और पुरुष में भी अलग अलग इस तरीका से है। क्लियर? और टोटली अगर एग्रीगेट बात करेंगे तो 39.8% होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या पुणे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। अब इसमें भी अगर चर्चा करेंगे कि IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना अगर कब हुई थी, इसकी चर्चा करेंगे तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। क्लियर, 1927 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, IOA के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आदिल सुमरीवाला है। आदिल सुमरीवाला हैं। इसके अलावा महासचिव की बात करेंगे तो राजीव मेहता। महासचिव की अगर बात करेंगे तो राजीव मेहता हैं। क्लियर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था। क्लियर, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट के रूप में। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगर नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ संगम होता है। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिला हुआ मिश्रण होता है नाइट्रेट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1977, 1967, 1957 या 1948 ईस्वी। कब अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? आपका ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, असम या पंजाब। रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। मद्रास में रैयत बाड़ी व्यवस्था 1729 ईस्वी में लागू की गई थी। इसे लागू करने वाले अगर देखा जाए, जन्मदाता के बाद चर्चा किया जाए तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? कैप्टन मुनरो और कैप्टन रीड थे जिन्होंने रैयत बाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। मद्रास के जिला में भी अगर कभी कभी पूछ देगा तो मद्रास के 12 महल में लागू किया गया था। कहां? 12 महल। 12 महल जिला में लागू किया गया था पहली बार रैयत बाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश या नीला प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जो प्रकाश संश्लेषी संवेदी होता है पौधे का भाग, वो क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो लाल को, नीला को और बैगनी को, लाल, नीला और बैगनी रंग को अवशोषित करता है, जिसमें सबसे ज्यादा लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, दूसरा सबसे ज्यादा नीला रंग में होता है और बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर। अगला, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु भरतनाट्यम का है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके पास अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 या उपर्युक्त में से सभी। तो अनुच्छेद इसमें से सभी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी जो होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा
अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। आपका आंसर होगा अनुच्छेद 19 का 1। 19 का 1 जो होता है वो प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 24 अक्टूबर या 16 सितंबर। आंसर होगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था और तब से लेकर 1 दिसंबर के दिन यह एड्स दिवस मनाया जाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर एड्स दिवस के अलावा अगर बात किया जाए 3 दिसंबर की तो विकलांगता दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा क्या है, तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? ऑप्शन आपके पास है आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता या धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो अगर प्रस्तावना याद होगा तो निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन बनेगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की चर्चा 3 गो, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो आर्थिक क्या है? स्वतंत्रता तो है नहीं, यह तो एक प्रकार का न्याय की चर्चा किया गया है, न्याय। क्लियर? तो यह स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? बाकी विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यह सभी स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद, ऑप्शन है अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। किसमें अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 जो है ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किया गया है गठन की। जबकि अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, 315 की अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। लोक सेवा आयोग के गठन और इसके कर्तव्यों की चर्चा 315 में किया गया है। क्लियर? अगला, भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए है शिमला, अहमदाबाद, कानपुर और वाराणसी। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को, यूपी के कानपुर शहर को, ऑप्शन नंबर सी में कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि अगर केवल भारत का मैनचेस्टर की बात किया जाए या संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर की बात किया जाए तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर? मैनचेस्टर दरअसल ब्रिटेन में है और यहाँ सूती वस्त्र उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए जहां जहां सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उस शहर को वहां का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात किया जाए तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। क्लियर? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 1987, 1975, 1973 और 1985 ईस्वी। तो गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1987 ईस्वी के में असम के काजीरंगा
वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरुआत किया गया था। काजीरंगा जो असम में है वह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से गैंडा संरक्षण परियोजना शुरू किया गया था 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। आपका आंसर होगा कि उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रिम्बल। उद्देशिका का विचार लिया गया है, वो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए से। जबकि अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना की भाषा या उद्देशिका की भाषा, प्रस्तावना की भाषा की अगर बात किया जाए, लैंग्वेज की अगर बात किया जाए, तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। थोड़ा सा अंतर है। उद्देशिका का विचार यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा की चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सूत्र है इसमें से? तो एल्केन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण के लिए अंतर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, जिसमें संतृप्त को एल्केन कहा जाता है, एल्केन को संतृप्त के अंतर्गत रखा जाता है, एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर? एक सेचुरेटेड होता है और एक अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड का मतलब संतृप्त, उसको एल्केन के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन को रखा जाता है। क्लियर है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। आपका ऑप्शन ए होगा, CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है, जो सेचुरेटेड यानी संतृप्त वसा का उदाहरण होता है। क्लियर है? और अगर एल्कीन की बात किया जाए तो CnH2n होता है, और एल्काइन की बात किया जाए तो CnH2n-2 होता है। यानी कि हम शुरुआत करेंगे एल्केन एल्काइन से, 2 से +2 से शुरू करेंगे और -2 तक लाएंगे। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड या एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में, और यह पहला बनाया गया कृत्रिम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। हालांकि इसको पेटेंट मिला, यानी चिकित्सा के रूप में इसका इस्तेमाल जब किया गया वह 1941 ईस्वी में पहली बार किया गया। क्लियर? अगला, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर अमृता पटेल, नीता अंबानी, प्रतिमा पुरी या पूर्वा बनर्जी। कौन है जिन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था महिला को? तो ऑप्शन होगा ए, डॉक्टर अमृता पटेल जो थी उन्हें ही नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह सबसे पहली महिला थी। कब सम्मानित किया गया? 1992 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। क्लियर? भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला था वह याद रखेंगे अदिति मुखर्जी। भारत के पहले व्यक्ति अदिति मुखर्जी जिन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको शामिल किया जाता है? इसमें से किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना पहले ही बता चुके, 3 विधि से, उत्पाद विधि से, आय विधि से और व्यय विधि से किया जाता है। तो तीनों विधियों में से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको शामिल किया जाता है? गृहिणी की सेवा को, पेंशन को, चौकीदार की आय को, या उपर्युक्त में से सभी को शामिल किया जाता है? ऑप्शन आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, चौकीदार की आय को इसमें शामिल किया जाता है। गृहिणी की सेवा को, पेंशन को, अवितरित लाभ को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर? अगला, किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा,
और यहाँ पर आम का उत्पादन पूरे भारत का लगभग 24% आम का उत्पादन होता है। क्लियर। दूसरा स्थान की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश का स्थान आम के उत्पादन में पूरे भारत में दूसरा स्थान रखता है, जो कि लगभग 22% आम का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट दृष्टि दोष का मतलब मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है, यानी देख सकता है। ऑप्शन है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन बी है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन सी नजदीक व दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, या ऑप्शन नंबर डी ना ही नजदीक की और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। किसे देख सकता है? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के सामने बन जाता है, जिससे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस युक्त चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी तटरेखा है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गोवा या पश्चिम बंगाल। आपका आंसर होगा गोवा की तटरेखा। तटरेखा का मतलब समुद्र से सटा हुआ तट। गोवा की सबसे कम है। देखा जाए तो गोवा की तटरेखा मात्र लगभग 101 किलोमीटर के बराबर है। क्लियर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की तटरेखा है। क्लियर। गुजरात की तटरेखा है। गुजरात की तटरेखा जो है वो कहेंगे 14.7 किलोमीटर जो है वो गुजरात की तटरेखा है, यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत का कितना राज्य समुद्र तट से लगा हुआ है? तो कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगा हुआ है, जिसमें पश्चिमी राज्य के रूप में पश्चिमी तटवर्ती राज्य 5 है और पूर्वी तटवर्ती राज्य 4 को रखा गया है। समुद्र तट की कुल लंबाई भारत का देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि का समुद्र तट अगर भारत की चर्चा करेंगे तो वो ध्यान रखेंगे 6100 किलोमीटर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है? एक है जो इसमें सही नहीं है। ऑप्शन है सिक्किम युमथांग घाटी, नागालैंड जूकू घाटी, पश्चिम बंगाल कंबन घाटी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा पश्चिम बंगाल में कंबम घाटी स्थित नहीं है। क्लियर। पश्चिम बंगाल में कंबम घाटी स्थित नहीं है, बल्कि कंबम घाटी जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। वही पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में नेओरा घाटी है। पश्चिम बंगाल में नेओरा घाटी है। क्लियर। तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो मधुबनी पेंटिंग मिथिला में प्रसिद्ध है, दरभंगा के एरिया में प्रसिद्ध है, जो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में से लेने की घोषणा की थी? ऑप्शन एक में है 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1857, 20 नवंबर 1858 या 18 मई 1858 ईस्वी को। तो 1 नवंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी जो था उसमें ब्रिटिश क्राउन जो है अपने अधीन सत्ता को लेने का प्रयास किया था और लेने की घोषणा की थी, जिसका घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पढ़ा गया था। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्हें अब भारत का वाइसराय बना दिया गया। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर और भारत के क्राउन के अधीन पहले वाइसराय हुए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, फेफड़ा, प्लीहा या तिल्ली?
और ऑप्शन है डी किडनी। तो ऑप्शन का आंसर होगा प्लीहा यानी तिल्ली जो होता है, मलेरिया से मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, प्लीहा या तिल्ली, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन भी कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका कहा गया है? क्लियर। यह कथन किसका कहा गया है? ऑप्शन है बी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, विलियम हार्वर्ड रसेल या जवाहरलाल नेहरू। तो यह आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी आर सी मजूमदार का कथन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से ज्यादा बढ़कर कुछ और नहीं था। यानी आर सी मजूमदार ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया था। वही अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में बी डी सावरकर की, तो इन्होंने कहा था यह विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। फिर से एक बार, बी डी सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में कहा था कि यह विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विलियम हार्वर्ड रसेल। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में कहा था यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं बल्कि धार्मिक युद्ध था। हार्वर्ड रसेल ने कहा था स्वतंत्रता संग्राम नहीं था बल्कि यह एक धार्मिक युद्ध था। जवाहरलाल नेहरू का कथन था 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में कि यह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। क्लियर है। अगला, लोत्सांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो लोत्सांग उत्सव ऑप्शन है तिब्बत, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश। लोत्सांग उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? तो भूटिया जनजाति के द्वारा लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। अगला है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल, आर के नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ऑरवेल का पुस्तक है 1984 ईस्वी। विलियम हार्वर्ड रसेल जो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ऑरवेल जो है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी कि जॉर्ज ऑरवेल का वास्तविक नाम क्या था तो याद रखेंगे एरिक आर्थर ब्लेयर। एरिक आर्थर ब्लेयर इनका वास्तविक नाम था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गिरनार, माउंट आबू, सोनगिरी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। और जिला भी अगर पूछेगा तो राजस्थान के किस जिला में? तो सिरोही जिला में है। सिरोही जिला, राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू नगर में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला है निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, थोड़ा सा जोड़ देने का कोशिश करेंगे। ऐसा मत समझेंगे कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है तो इसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी होगी। क्लियर। आप इस आधार पर प्रशांत महासागर को नहीं मारेंगे। एटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी एटलांटिक महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है क्योंकि एटलांटिक महासागर 4 महादेश को से टच होता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महादेश से। और एटलांटिक महादेश की तट रेखा, एटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है वो कटी फटी है अपने रास्ते में, इसलिए यह इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक हो जाती है, प्रशांत महासागर से भी अधिक हो जाती है। क्लियर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है लेकिन तट रेखा की लंबाई के दृष्टिकोण से एटलांटिक महासागर सबसे बड़ा हो जाता है। अगला है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है गंगा बेली नदी, पेन्नार नदी,
महानदी या ब्राह्मणी नदी? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, गंगावेली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में न गिरकर यह अरब की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? गंगावेली का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो यह कर्नाटक राज्य में इसका उद्गम स्थल है और कर्नाटक राज्य में ही प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। काराकोरम, ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। सबसे पहला ही ऑप्शन में मिल गया, क्योंकि ऊपर से दक्षिण हिमालय का, उत्तर से दक्षिण का क्रम हिमालय में देखा जाए तो याद रखेंगे KLJP, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण में यह हिमालय चोटियों का क्रम दिया गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, मैजिनी, गोपाल कृष्ण गोखले या रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ मैजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जोसेफ मैजिनी इटली के समाज सुधारक थे, इन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय ने माना था। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है रतौंधी, घेंघा रोग, कर्क रोग, कर्क को कैंसर भी कहा जाता है, तो कैंसर रोग या कर्क रोग या ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है किण्वन, अपचयन, बहुलीकरण या हाइड्रोजनीकरण। कौन सी क्रिया बायोगैस संयंत्र में होती है? तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन जो होता है वो बायोगैस संयंत्र की एक प्रक्रिया होती है। क्लियर? अगला, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य कौन सा पठार? ऑप्शन है मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या दक्कन का पठार। तो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। मालवा पठार की अगर बात किया जाए तो मालवा पठार के उत्तर में जो स्थित श्रृंखला हो जाता है, उत्तर में मालवा पठार के उत्तर में अरावली हो जाता है। पश्चिम में अगर चर्चा किया जाए तो विंध्य हो जाता है, विंध्य हो जाता है, और अगर पूर्व में बात किया जाए तो बुंदेलखंड का पठार हो जाता है। क्लियर? बुंदेलखंड का पठार हो जाता है और मालवा पठार ठीक बीचों बीच में स्थित है। तो उत्तर में अरावली, पश्चिम में विंध्य और पूरब में बुंदेलखंड हो जाता है। तो ऑप्शन होगा आपका अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य मालवा का पठार होगा। अगला है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकता है? आपका ऑप्शन है 14 दिन, 3 माह, 4 माह या 6 सप्ताह। कौन सा विधान परिषद कितने दिन तक विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक समय तक रोक सकता है? तो ऑप्शन सी होगा 4 माह तक रोक सकता है विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को। क्लियर? अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है, इसके बाद वह नहीं रोक सकता है, और अगर वहां से पारित ना किया जाए फिर भी वह पारित माना जाएगा। क्लियर? अगला है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में? ऑप्शन है सोडियम यानी Na का, निकेल यानी Na का, ऑप्शन सी है Mn मैंगनीज का या CO कोबाल्ट का। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है? तो असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें असंतृप्त वसा जो होता है उसको संतृप्त वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में अगर चर्चा किया जाए तो H2 यानी हाइड्रोजन और इसके अलावा Na यानी निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है,
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, नाइट्रिक एसिड या सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी होगा सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है रंध्र, ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान करता है रंध्र, रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद रहता है, या रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करता है। आपका आंसर क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं। ये बात गलत हो जाएगा। इसका मेन कार्य बाष्पोत्सर्जन का कार्य करना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यह ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, और रंध्र सामान्यतः जो होते हैं वो दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र जिसे अस्टोमाटा कहा जाता है, जो पत्ती का भाग होता है। क्लियर? अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन है पटना में, गया में, रांची में या दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए होगा पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आयोजित की गई थी। कब चर्चा किया जाए तो मई 1934 ईस्वी में किया गया था इसकी पहली बैठक। अगला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले भारत के धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन होगा महाबिंद गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी या डॉक्टर BKR राव। कौन थे जो भारत के पहले धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सन 1857 ईस्वी में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। या पीनियल ग्रंथि जो होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड का छोटा सा हिस्सा होता है। क्लियर? और यहीं से मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। मेलेटोनिन के साथ एक और हार्मोन को याद रखेंगे, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का सेक्रीशन करता है पीनियल ग्रंथि। मेलेटोनिन का काम होता है कि यह नींद को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला है, कौन मानव लार यानी मुख गुहा में उपस्थित होता है? ऑप्शन है विद्युत अपघटय, इमाइलेज, लाइसोजाइम या उपर्युक्त में से सभी। कौन सा आपका आंसर होगा? तो आंसर आपका होगा उपर्युक्त में से सभी। विद्युत अपघटय, इमाइलेज और लाइसोजाइम सभी मानव लार में उपस्थित होते हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता का दर है? ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तब वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, लगभग 94% साक्षरता है केरल में। क्लियर? केरल में 94% साक्षरता। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर चर्चा हम करेंगे तो मिजोरम सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है, जहां की साक्षरता 91.33% साक्षरता है। क्लियर? गोवा की अगर चर्चा हम करेंगे तो गोवा में साक्षरता दर 88 यानी 88.7% साक्षरता दर है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो 87.2% साक्षरता है, जबकि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो 82.8% साक्षरता यहां पर पूरे भारत का है। क्लियर? तो इस ऑप्शन के अनुसार मिजोरम सर्वाधिक साक्षरता दर वाला। और ओवरऑल अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा साक्षर राज्य केरल है, जहां की साक्षरता 94% है। अगला क्वेश्चन, बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 11 जिला। कितना जिला पटना जिला के साथ आसपास टच होता है, बाउंड्री को टच करता है? थोड़ा सा मैप के अनुसार समझेंगे, देखेंगे। पटना जिला आपका ये वाला रहा।
पटना जिला ये है। और पटना जिला से देखेंगे कितना जिला है, तो वैशाली, सारण, भोजपुर, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद अगर चर्चा पहले अरवल है, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद नालंदा, और उसके बाद आपका आ जाएगा पटना जिला से लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर। कुल 9 जिला 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुल 9 जिला जो है वो बिहार के पटना जिला से टच होता है। बिहार की राजधानी पटना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान होती है, एक समान होती है, ये बात आपका गलत है। सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है, केवल समुद्र तल पर एक समान होती है। 76 मिलीमीटर दाब होता है समुद्र स्थल पर। क्लियर? तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। बाकी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात के तापमान में अधिकतर अंतर नहीं हो पाता है और वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट पाई जाती है, ये भी सही है। अगला है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, यानी रात को देखने के लिए किस प्रकार के तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? दीर्घ रेडियो तरंग का ऑप्शन है, सूक्ष्म तरंग का, अवरक्त तरंग का, या लघु रेडियो तरंग का। आपका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। इंफ्रारेड रे जो होता है इसका प्रयोग रात्रि को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कुहरा में, कुहासा में वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर किया गया था? ऑप्शन है रायगढ़, सतारा, अहमदनगर या कोल्हापुर। आपका आंसर होगा रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाया गया था। श्री गंगा भट्ट के आशीर्वाद प्राप्त करके राज्याभिषेक इन्होंने करवाया था और उसी समय इन्हें छत्रपति की भी उपाधि प्रदान की गई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप। आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला है, कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है मोनपा जनजाति, डफल्ला जनजाति, अबोर जनजाति या टोडा जनजाति। आपका आंसर होगा टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, ना कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर? अगला, बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है? ताल मिट्टी या टाल मिट्टी किसे कहा जाता है? जो गंगा नदी के दक्षिणवर्ती क्षेत्र जो है वहां गंगा नदी के द्वारा जब जल लाया जाता है तो उससे जल से पूरी तरीका से भरा हुआ क्षेत्र जो होता है वह मिट्टी जो निर्मित होता है वह टाल मिट्टी, उसे या ताल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा बिहार में जिला है जो ताल मिट्टी से प्रभावित नहीं है? आपका ऑप्शन है पटना, मुंगेर, भागलपुर या बेगूसराय। कौन है जो ताल मिट्टी से प्रभावित एरिया नहीं है? आपका आंसर होगा बेगूसराय जो है वह ताल मिट्टी से प्रभावित नहीं है। देखेंगे तो गंगा नदी के तट दक्षिण कहां से कहां तक? तो बक्सर, ध्यान देंगे, बक्सर से लेकर भागलपुर, भागलपुर का जो एरिया है वह ताल या टाल मिट्टी से भरा हुआ है और इसकी चौड़ाई की अगर चर्चा करें तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एरिया जो बक्सर से भागलपुर दक्षिणी भाग है वहां 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा एरिया जो है वो ताल या टाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें बेगूसराय नहीं आता है। अगला, एक झील में द्वितीयक या दूसरी पोषक स्तर क्या होती है? ऑप्शन है पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, मूंगा या मछली। आपका ऑप्शन होगा बी, प्राणी प्लवक जो होता है वो द्वितीयक पोषक स्तर नहीं हो द्वितीयक पोषक स्तर के अंतर्गत झील में शामिल किया जाता है। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन है
कुंवर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह या अमर सिंह। तो ऑप्शन ए होगा कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था। अगला है, कौन आंखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? ऑप्शन है प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या रेटिना। 4 ऑप्शन आपके पास है। आपका आंसर होगा आंखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है ऑप्शन ए प्यूपिल होता है। क्लियर? प्रकाश से याद रखेंगे प्यूपिल, प से प्रकाश, प से प्यूपिल। तो प्रकाश की मात्रा प्यूपिल के द्वारा होती है निश्चित। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए कि प्रकाश सबसे पहले आंख के किस भाग पर पड़ता है, तो वो बाहरी भाग जो शटर होता है, कॉर्निया, आंख के कॉर्निया पर प्रकाश सबसे पहले पहुंचता है। और प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण जो आंख में करता है वो आइरिस करता है। तो प्रकाश की तीव्रता को निश्चित कौन करता है? नियंत्रित आइरिस। जबकि सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? कॉर्निया में। और प्रकाश कितना अंदर जा पाएगा उसकी मात्रा को निर्धारित करता है प्यूपिल। क्लियर? रेटिना तो होता है जहां पर दृष्टि पटल इसे कहा जाता है, जहां पर फिगर बनता है, पिक्चर बनता है, वो आंख के पीछे का हिस्सा है। अगला है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रख दिया गया था? तो याद रखेंगे कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत यह आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया और इसके कुल 7 सदस्य थे और इसके एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो यह भारतीयों को इससे बाहर, यही कारण है कि इसे साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन की संज्ञा भी दिया गया था। क्लियर? यानी गोरों का कमीशन है, यह संज्ञा दिया गया था। और भारतीयों को अलग रखने का सुझाव आपका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन, लॉर्ड रीडिंग या विंस्टन चर्चिल। तो अलग रखने का विचार लॉर्ड इरविन का रहा था, जबकि साइमन जो थे, सर जॉन साइमन, इसके अध्यक्ष के रूप में नामित हुए थे और भारत आया था। अगला है, किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमीन का, ग्रेफाइट का, क्रोमियम का या सोडियम का। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का इस्तेमाल। ग्रेफाइट प्लस D2O, इन दोनों का इस्तेमाल मंदक यानी मोडरेटर यानी मंदक के रूप में किया जाता है। जबकि कंट्रोलर यानी नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा ईंधन की अगर बात किया जाए तो ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कूलेंट के रूप में, यानी शीतलक जिसे कहेंगे हिंदी में, शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वह होता है सोडियम Na+, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित घोल का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम के द्रवित घोल का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट यानी शीतलक के रूप में। क्लियर? नाभिकीय परमाणु में 4 चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, नाभिकीय आकर्षण बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर होगा आयनीकरण ऊर्जा का, उसे आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। अगला है, कौन सा देश भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? आपका आंसर है चीन, पाकिस्तान, नेपाल या उपयुक्त में से सभी। कौन सा ऐसा देश है जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चीन भी 5 राज्य से, पाकिस्तान भी और नेपाल भी जुड़ा हुआ है। फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। अगर चीन की बात करें तो चीन
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा मिलती है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल जो होता है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है। तो ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन ऑप्शन आपके पास कर्नाटक, केरल, असम या तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक होगा, जहां कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे भारत में 53% कॉफी का उत्पादन कर्नाटक अकेले करता है। जबकि केरल में कॉफी का उत्पादन पूरे भारत का 28% होता है और तमिलनाडु में कुल कॉफी जो होता है भारत का 11% होता है। क्लियर। अगला, कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक इसमें से है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इनमें से सभी जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 27 सितंबर। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला है, 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नव वर्ष वेस्तु वर्ष मनाया गया है? क्लियर, वेस्तु वर्ष मनाया गया है। आपका आंसर है हरियाणा, ओडिशा, गुजरात या केरल। तो आपका ऑप्शन होगा गुजरात में वेस्तु वर्ष मनाया गया है। अगला है, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? ऑप्शन है आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी, पोषण के लिए आयुर्वेद या ऑप्शन नंबर डी, हर दिन हर घर आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम रही थी। अगला है, 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है कृपास हिरानी, सीमा मल्होत्रा, ऋषि सुनक या ऑप्शन नंबर डी, समित चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऋषि सुनक बने हैं। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग, बांग्लादेश की खाड़ी में चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? ऑप्शन है थाईलैंड, भारत, श्रीलंका या नेपाल। आपका आंसर होगा थाईलैंड ने दिया है। क्लियर। तो ये 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन जो था वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम देने का प्रयास किए। आपको कितना अच्छा लगा और आपके लिए कितना यूजफुल है, आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके अपने आप को हमें प्रदर्शित कर सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं कि हम आपके सामने कितने अच्छे परफॉर्म दे पा रहे हैं, कितना अच्छा आपके सामने पेश कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। आप जरूर केसीसी को आगे बढ़ाइए और केसीसी का हिस्सा बनिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में अगले दिन। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।